नमस्कार दोस्तों, जीएस होराइजन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी को की समरी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें पहले यूनिट में हम लोगों ने देखा था कि हमारा ब्रह्मांड कैसा है। ठीक है, हमारे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कैसी है। तो उस लेक्चर के बाद ये मेरा दूसरा लेक्चर है। आइए हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम है अनुराग सिंह। मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएससी किया हुआ है। मैं एक यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ। ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक। ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक, ये सारे सब्जेक्ट मेरे कोर एरियाज़ हैं और ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि हम यूनिट 2 में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो ज्योग्राफी का यूनिट 2 है क्लास 6 की एनसीईआरटी का, वो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ की पॉइंट से। पृथ्वी जो है, ठीक है, इसका आकृति जो है, इस पृथ्वी की आकृति जो है वह गोल नहीं है। तो यह गोल नहीं है तो कैसी है? देखिए, इसकी जो आकृति है वह एक जियोइड है। कुछ लोग इसे कह देते हैं कि ये अंडे के आकार का है, कुछ लोग कह देते हैं कि नारंगी के आकार का है। तो लेकिन हमारी पृथ्वी का जो आकृति है, ठीक है, इसका जो वैज्ञानिकों ने इसे जो डिफाइन किया, उसे बोला कि ये इसका शेप जो है वह जियोइड है। देखिए, अगर हम जियोइड के टेक्निकल डिफिनेशन में घुसें कि जियोइड का शेप कैसा होता है और फिजिक्स में जाएँ तो वह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो यह लिखा हुआ है कि जियोइड का मतलब है कि यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। ठीक है, तो उस शेप को हम कह देते हैं कि हमारी पृथ्वी एक जियोइड के शेप में है। ऐसे में क्या होता है कि किसी जगह, ठीक है, किसी जगह की स्थिति का पता लगाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए एक साइकिल का पहिया है और साइकिल का पहिया घूम रहा है, तो हम यह नहीं बता सकते कि वह किस स्थान से घूमना प्रारंभ किया और किस स्थान पर जाके रुक रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर कोई सरफेस गोल है, ठीक है, उस गोल सरफेस पे अगर हम कोई घूमती हुई गोल सरफेस पे कोई पोजीशनिंग करें तो उसका पता लगाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वह किस जगह पे है। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने अक्षांश और देशांतर में हमारी पृथ्वी को बांट दिया है। ठीक है, और उसके द्वारा बने हुए ग्रेडिक्यूल के माध्यम से हम किसी स्थान की पोजीशन का पता लगाते हैं। तो चलिए उसको हम आगे देखेंगे कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ग्रेडिक्यूल क्या है। लेकिन उससे पहले आइए हम देख लेते हैं कि एक्सिस क्या होता है। देखिए, हमारी पृथ्वी, अगर हम पृथ्वी को एक ग्लोब मान लें, ठीक है, आर्टिफिशियल ग्लोब जो हमारे मार्केट में मिलते हैं वह पृथ्वी तो है नहीं, लेकिन वह पृथ्वी का हूबहू वास्तविक प्रतिरूप ही है। ठीक है, तो ग्लोब पर पृथ्वी जिस अक्ष पर टिकी रहती है वही उसका अक्ष होता है। ठीक है, तो अगर हम यह देखें कि ग्लोब क्या होता है, देखिए, अगर हम मान लीजिए यह एक ग्लोब है, ठीक है, ये एक ग्लोब है, तो इस ग्लोब पे यही उसका एक्सिस होता है और यही जो है किसी एक ये इस तरह से हो कि ये एक स्टैंड से टिका रहता है। तो स्टैंड से टिके रहने के कारण क्या होता है कि ये इसी एक्सिस के चारों तरफ अगर हम इसे घुमाएं तो पश्चिम से पूरब की तरफ इसे हम घुमाते हैं जनरली, क्योंकि पृथ्वी की गति जो है वो पश्चिम से पूरब ही है। तो पश्चिम से पूरब ये जिस एक्सिस के संबंध में, जिस एक्सिस के परिप्रेक्ष्य में घूमता है, यही इसका एक्सिस हो जाता है। और यही जो नॉर्थ और साउथ जिस जगह ये निकलता है, इसी को हम नॉर्थ पोल बोल देते हैं और इसी को साउथ पोल बोल देते हैं। लेकिन एग्जैक्ट में जो हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में है, वह तो उसमें तो कोई एक्सिस नहीं है, उसमें तो कोई पिन नहीं है कि यहाँ हम नॉर्थ में अगर कोई पिन डालें और साउथ से निकल जाए। तो इस तरह से कोई पिन नहीं है, बस ये एक काल्पनिक चीज़ें हैं। तो चलिए अगला देखते हैं कि क्या होता है कि इसी अक्ष के सहारे पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूर्णन करती है और वास्तव में कोई प्रत्यक्ष सुई नहीं है। ठीक है, जो मैंने बोला भी कि नॉर्थ में कोई सुई अगर हम डालें और साउथ से निकल जाए तो ऐसा कोई प्रत्यक्ष सुई नहीं है, बल्कि यह एकमात्र कल्पना ही है। ठीक है, तो यह देख लीजिए एक ग्लोब है, तो यही इस ग्लोब का ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो है यही इसका एक्सिस है और इसे हम पश्चिम से पूरब की तरफ घुमाते हैं। यह है इसका नॉर्थ पोल, यह है इसका साउथ पोल। आइए एक और तस्वीर के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए, ये जो है हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये एक इक्वेटर और इस सन, ये हमारे पृथ्वी का ऑर्बिट है। ठीक है, ये ऑर्बिट अराउंड द सन है। तो ये क्या होता है कि हमारी पृथ्वी का ये जो प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पे अगर कोई परपेंडिकुलर हम डालें तो ये परपेंडिकुलर हो गया और इस परपेंडिकुलर से हमारा जो एक्सिस है पृथ्वी का, ये 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। लेकिन अगर ये जो हम इस पृथ्वी का एक्सिस है, अगर ये हम सन के ऑर्बिट से देखें, ठीक है, हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट से देखें जो सूर्य के चारों ओर है, इससे बनाता है 66.5 डिग्री का। तो हमारी पृथ्वी 66.5 डिग्री भी झुकी हुई है और हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री भी झुकी हुई है। लेकिन 23.5 डिग्री किस पे झुकी हुई है और 66.5 डिग्री किस पे झुकी हुई है, ये भी एक अपने आप में प्रश्न बन जाता है।
आइए देखें अक्षांश क्या होता है, अक्षांश हम किसे कहते हैं। देखिए अक्षांश के बारे में जानकारी हमें मिलती है। कुछ लोग जनरली यह कह देते हैं कि अक्षांश और रेखा और अक्षांश दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अक्षांश रेखा और अक्षांश दोनों में अंतर होता है। देखिए अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा और किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। ठीक है, यह मान लीजिए पृथ्वी का इक्वेटर है, तो इसके सेंटर पे जो केंद्र बनेगा यह अक्षांश है। मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है तो यह अक्षांश बनता है। लेकिन अक्षांश रेखा क्या है, देखिए ग्लोब पर पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। तो ग्लोब पर बहुत सारी रेखाएं खींची जाती हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है कि ये इसके जो सेंटर पे बन रहा है, ठीक है, ये 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लैटिट्यूड है, ये इसका सेंटर हो गया। तो यहाँ से जो कोण बन रहा है पृथ्वी के किसी स्थान से, तो ये हो गया लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। और इसी लैटिट्यूड पैरेलल लैटिट्यूड को मतलब यहाँ से इसके सेंटर से अगर 30 डिग्री का एंगल बनाता हुआ कोई एक रेखा इस साइड आता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता हुआ कोई रेखा दूसरी साइड जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, इन दोनों पैरेलल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही हम 30 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और 30 डिग्री अक्षांश अलग चीज़ है। तो अक्षांश रेखा क्या है, अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब खींची जाती है। ठीक है, जो पश्चिम से पूरब खींची जाती है पृथ्वी पर, वह काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। आइए देखते हैं कि अक्षांश रेखा में विषुवत वृत्त क्या होता है। देखिए विषुवत वृत्त एक ऐसा काल्पनिक वृत्त है, विषुवत वृत्त एक ऐसा काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। मतलब पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्षैतिज रूप से विभाजित करता है, ना कि वर्टिकल रूप से। मतलब ये मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो इसको यहाँ से ये क्षैतिज रूप से और विभाजित करता है। और इसी विषुवत वृत्त के ऊपर वाले क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और विषुवत वृत्त के नीचे वाले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और इसी विषुवत वृत्त को सामान्यतः भूमध्य रेखा वृत्त भी बोलते हैं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो इस पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा दो बराबर भागों में क्षैतिज रूप से विभाजित करती है। तो इसके ऊपर वाले क्षेत्र को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे वाले क्षेत्र को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त इसे दो भागों में बांटता है। और एक और बात कि इसके 0 डिग्री के ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं रहेंगी, जितनी डिग्री की अक्षांश रेखाएं रहेंगी उनके साथ हमेशा नॉर्थ, और जितनी भी दक्षिणी में रहेंगी उनके साथ हमेशा साउथ लिखा जाएगा। जैसे अगर उत्तर में हमें 10 डिग्री अक्षांश को लिखना है तो 10 डिग्री नॉर्थ, और अगर दक्षिण में हमको 20 डिग्री लिखना है तो 20 डिग्री साउथ। तो इस तरह से हम इसे डिस्टिंग्विश करते हैं, इस तरह से हम इसमें विभेद उत्पन्न करते हैं। यह एक तस्वीर है जिसमें भूमध्य रेखा, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये विषुवत वृत्त है, ठीक है, ये इसे दो भागों में बांटता है। एक और बात यहाँ पे देख लीजिए सूर्य की किरणें हैं, ठीक है, सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं हमारी पृथ्वी पे। इसके आधे भाग में दिन और आधे भाग में रात है। तो सूर्य के आधे भाग में दिन, ठीक है, तो जिस पार्ट में दिन है तो और इसके अपोजिट पार्ट में रात होगा, तो इसे डिवाइड करने वाली ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो सर्कल है, यह सर्कल जो इसे पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। किस प्रकार से, जिसके एक भाग में दिन हो तथा दूसरे भाग में रात, मतलब दिन व रात को विभाजित करने वाले काल्पनिक वृत्त ही इसको बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त, लाइट सर्कल बोलते हैं, प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। तो इसके ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा है। 0 डिग्री बीच में है, 0 डिग्री के ऊपर है कर्क रेखा, 0 डिग्री के नीचे है मकर रेखा। आइए देखते हैं कि हम इसका नॉर्थ और साउथ लिखना हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे दो प्लेस है, ठीक है, एक है चंद्रपुर, महाराष्ट्र का चंद्रपुर है, दूसरा है ब्राज़ील का बेलो होरिजेंटे। तो ये दोनों पोजीशन जो है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ही हैं, लेकिन किस जगह है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि 20 डिग्री है तो कहाँ 20 डिग्री है। देखिए जैसे महाराष्ट्र है, ठीक है, हमारा इंडिया यहाँ पे है और ब्राज़ील हमारा यहाँ पे है। तो क्या होता है कि ये दोनों जो महाराष्ट्र का, देखिए यहाँ पे हमारा चंद्रपुर है और यहाँ पे मान लीजिए ब्राज़ील का बेलो होरिजेंटे है, तो दोनों 20 डिग्री अक्षांश मतलब 20 डिग्री लैटिट्यूड पर ही हैं। बट जो हमारा महाराष्ट्र का चंद्रपुर है ये 20 डिग्री नॉर्थ में है और ब्राज़ील का बेलो होरिजेंटे जो है वो 20 डिग्री साउथ में है। तो इसलिए नॉर्थ और साउथ हमारे लिए लिखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ताकि हमें पता चले कि वह किस जगह पे हम उसे लोकेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो विषुवत वृत्त दिया हुआ, ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक इन अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है। जो हम लोग देखे थे कि हमारा ये जो विषुवत वृत्त था, ठीक है, जो 0 डिग्री सर्कल था, इसी को विषुवत वृत्त बोलते थे। इसके ऊपर जितने भी लैटिट्यूड सर्कल थे, जितने भी अक्षांश वृत्त थे, ठीक है, अगर हम यहाँ 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते हैं तो इनकी आकृति छोटी होती चली जाती है, मतलब इनकी आकृति घटती चली जाती है। और ऊपर अगर हम नॉर्थ पोल पे जाएं, मतलब अगर हम 90 डिग्री,
ठीक है। 90 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें या 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो वह एकमात्र पॉइंट बन के रह जाता है, ठीक है। वह कोई सर्कल नहीं रहता है, वह केवल पॉइंट बन के रह जाता है। और दो इंपॉर्टेंट बातें और हैं कि इसे 0 डिग्री को तो हम 0 डिग्री को हम विषुवत वृत्त बोलते हैं और इसे भूमध्य रेखा वृत्त भी बोलते हैं, और विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा वृत्त और 0 डिग्री वृत्त, ये 3 नाम हैं इसके। लेकिन इसके ऊपर जो एक इंपॉर्टेंट 2 वृत्त हैं, ठीक है, एक है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, दूसरा है हमारा 23.5 डिग्री साउथ पे। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले को बोलते हैं कर्क वृत्त और 66.5 डिग्री वाले को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। और उसी तरह से नीचे जो है 23.5 वाले को, नीचे 23.5 डिग्री साउथ वाले को बोलते हैं मकर वृत्त, और नीचे ही 66.5 डिग्री वाले वृत्त को बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त या दक्षिणी ध्रुव वृत्त। जैसे यहाँ पे वो सारे सर्कल दिखाए हुए हैं, देखिए जैसे ये मान लीजिए कि वो हमारा इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर धरती का सबसे बड़ा सर्कल बनाता है। क्योंकि ये धरती का सबसे बड़ा सर्कल इसलिए बनाता है क्योंकि अगर हम नॉर्थ और साउथ में देखें तो हमारी पृथ्वी का जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव है ये थोड़ा चपटा है। तो अगर एक सर्कल इस तरह से बनाते हैं तो इसकी आकृति भी थोड़ी छोटी हो जाती है क्योंकि ये थोड़ा चपटा है। लेकिन हमारा जो हमारी जो पृथ्वी है इक्वेटर पे, ये पृथ्वी चपटी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये सबसे बड़ा सर्कल बनाता है 0 डिग्री का। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे 20 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 80, फिर यहाँ पे नॉर्थ पोल एक पॉइंट के रूप में दिखाया गया है। इसी तरह से दक्षिण में भी है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इन सर्किल का आकार थोड़ा घटता चला जा रहा है। आइए अक्षांशों से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए 2 अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वह 111 किलोमीटर की होती है। 2 अक्षांश रेखाएं, मान लीजिए ये 2 अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच की जो दूरी होगी वह होगी 111 किलोमीटर। और सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, मतलब कोई भी अक्षांश रेखा एक दूसरे को कट नहीं करती है, ये सारी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, मान लीजिए ये 2 अक्षांश रेखाएं, इनके बीच की दूरी हो गई 111 किलोमीटर, ये दोनों हो गए एक दूसरे के पैरेलल। लेकिन इन दोनों के बीच के रीजन को क्या कहेंगे, देखिए इन दोनों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं हम जोन, ठीक है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। यह बहुत ही विवादित प्रश्न बन जाता है कि टोटल कितनी लैटिट्यूड है, ठीक है, तो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। देखिए कुछ लोग इसे कहते हैं 180, कुछ लोग कहते हैं 181, कुछ लोग कहते हैं 179, लेकिन एग्जैक्ट इसका कितना, इसकी कितनी संख्या है यह देखते हैं हम। देखिए अगर हम अपने पृथ्वी को, ठीक है, अगर अपने पृथ्वी को 0 डिग्री से नॉर्थ में जाएं और 0 डिग्री से साउथ में जाएं और एक डिग्री के अंतर पे, ठीक है, यह ध्यान देने वाली बात है कि हम 1 डिग्री के अंतर पे लिख रहे हैं। अगर 1 डिग्री के अंतर पे ऊपर अक्षांश रेखा खींचते हैं तो यह होता है 90, टोटल 90 लाइन, और नीचे भी इसी तरह से अगर हम खींचें तो यह टोटल होता है 90। तो टोटल ऊपर 90 प्लस नीचे भी 0 डिग्री के 90 प्लस एक 0 डिग्री अकेले, तो ये कितनी हो गए 90 प्लस 90 180 और प्लस 0, तो ये हो गए 181, ठीक है, 181 लाइन। लेकिन अगर हम कहें कितने अक्षांश होते हैं, अक्षांशों की संख्या, देखिए 0 डिग्री जो है यह कोई एंगल नहीं होता है। तो अक्षांश क्या था, हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि अक्षांश भूमध्य रेखा पे किसी पृथ्वी के किसी सतह से भूमध्य रेखा के केंद्र में बना कोई कोण होता है। तो 0 डिग्री कोई कोण नहीं है, तो 0 डिग्री को हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल अक्षांशों की संख्या होती है 180 अक्षांशों की संख्या होती है। जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, देखिए 0 डिग्री तो कोई एंगल है नहीं, लेकिन अक्षांश रेखा के रूप में 0 डिग्री व्याप्त है, ठीक है। तो अक्षांश रेखा की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री भी एक अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई 90, इसके नीचे अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई 90, तो टोटल हो गया 181। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है, क्या 90 डिग्री जो हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि ये जो हमारा नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल क्या एक रेखा की तरह है या एक बिंदु की तरह है। तो नॉर्थ पोल हमारा एक पॉइंट की तरह है, ठीक है, और इसी तरह से साउथ पोल भी हमारा एक पॉइंट की तरह है। तो अगर हम इन दोनों को देखें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम पॉइंट के रूप में ले लें तो टोटल 181 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 179। तो अक्षांशों की कुल संख्या हो गई 180, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या हो गई 179। आइए देखते हैं कि पृथ्वी पे ताप कटिबंध क्या होता है। देखिए हमारी पृथ्वी को जो ऊष्मा मिलती है और प्रकाश मिलती है वह सूर्य से ही मिलता है, और सूर्य के द्वारा मिलने वाले प्रकाश से ही पृथ्वी को कई ताप कटिबंधों में बांटा गया है। जैसे क्या होता है कि अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा।
तो कर्क और मकर के रेखा के बीच में जो हमारा सूरज होता है वर्ष में कभी ना कभी एक बार लंबवत अवश्य ही रहता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि इन क्षेत्रों में हमेशा मतलब कभी ना कभी इन क्षेत्रों में सूर्य लंबवत पहुंचेगा और हमेशा इन क्षेत्रों में सर्वाधिक सूर्य तप की मात्रा प्राप्त होती है। लेकिन 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच की अगर हम उसके बाद की बात करें, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से अगर हम ऊपर जाएं ध्रुवों तक और 23.5 डिग्री नॉर्थ से अगर नीचे जाएं ध्रुवों तक, तो क्या होता है, देखिए उसके बीच क्या होता है कि सूर्य कभी लंबवत नहीं रहेगा। वहाँ पे जो सूर्य की किरणें होंगी वो तिरछी पड़ेंगी, तो इसलिए वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहेगी, ना ज़्यादा ठंडक रहेगी। लेकिन 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के वाले बीच वाले रीजन में सूर्य हमेशा लंबवत रहता है, इसीलिए वहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। इसलिए उस क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंध। और 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 डिग्री वाला, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि 66.5 डिग्री नॉर्थ वाले वृत्त को हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री साउथ वाले को बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब कर्क रेखा से लेके आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध और मकर रेखा प्लस अंटार्कटिका वृत्त के क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। कर्क और मकर के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। शीतोष्ण का क्या मतलब होता है? शीतोष्ण का मतलब देखिए न तो ज़्यादा उष्ण न तो ज़्यादा गर्म न तो ज़्यादा शीत, मतलब शीत प्लस उष्ण, वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, वो मीडियम है, तो उसी को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और देखिए आर्कटिक वृत्त के ऊपर नॉर्थ पोल तक उसको बोलते हैं शीत कटिबंध। और दक्षिण में अगर हम आए तो अंटार्कटिका वृत्त के नीचे मतलब ध्रुवों तक साउथ पोल तक उसके क्षेत्र को भी बोलते हैं शीत कटिबंध। यहाँ पे देखिए हम शीत कटिबंध को एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए ये हमारी है पृथ्वी, यहाँ पे है हमारा 0 डिग्री, यहाँ पे हमारा है 23.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे हमारा है 23.5 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ इसके बीच के ये जो क्षेत्र हैं इसको हम बोलेंगे उष्ण कटिबंध। ये हमारा है उष्ण कटिबंध। लेकिन 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री ये 66.5 है, इसी को नॉर्थ है, इसी को बोलते हैं हम आर्कटिक वृत्त। और ये 66.5 डिग्री साउथ है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त। तो इसके ये जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है और यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, इन दोनों क्षेत्रों को बोलते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध। आइए एक सेकंड मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं। ये जो रीजन है, ठीक है, 66.5 डिग्री ऊपर ये रीजन और ये रीजन, ये दोनों रीजन हमारे शीत कटिबंध हैं। तो क्या हमारे कितने कटिबंध बने? ताप कटिबंध। हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे 3 ताप कटिबंध बनते हैं। एक तो ये वाला रीजन बनता है हमारा, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। एक हमारा ये प्लस ये 2 बनते हैं, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और तीसरा हमारा ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से लेके 66.5 डिग्री के बीच का, तो इसको बोलते हैं हम लोग शीत कटिबंध। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम के माध्यम से काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। देखिए ये रीजन है हमारा शीतोष्ण कटिबंध, ये रीजन है हमारा शीतोष्ण कटिबंध, ये रीजन है हमारा उष्ण कटिबंध और यहाँ से लेके, ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसी को बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेके उत्तरी ध्रुव तक के रीजन को इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। इसी तरह से दक्षिणी ध्रुव वृत्त से लेके दक्षिण ध्रुव तक के क्षेत्र को बोलते हैं शीत कटिबंध। आइए अब देखते हैं कि देशांतर क्या होता है। हम देशांतर किसे कहेंगे, ठीक है। देशांतर हम लोगों ने देखा कि अक्षांश रेखा क्या है, उसी तरह से देखते हैं देशांतर क्या है। देखिए किसी स्थान की अगर हमें लोकेशन पता करनी हो तो हमें केवल अक्षांश से ही नहीं पता चल सकता कि वो लोकेशन कैसा है, वह स्थान कैसा है, ठीक है। उसके लिए कुछ और भी एसेंशियल कंडीशन होते हैं, कुछ और भी एसेंशियल जानकारियाँ होती हैं जिसके लिए हम जो हमें चाहिए किसी भी स्थान की एक अच्छी पोजीशनिंग के लिए। तो उसमें क्या होता है कि हमें देशांतर की आवश्यकता पड़ती है। आइए देखते हैं। देखिए किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे अगर हम देखें कि हिंद महासागर में जो मॉरिशस द्वीप है और प्रशांत महासागर में जो टोंगा द्वीप है, ठीक है, हिंद महासागर में मॉरिशस और प्रशांत महासागर में टोंगा, ये दोनों ही एक ही अक्षांश पर स्थित हैं और उसका नाम है 20 डिग्री दक्षिणी, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम 20 डिग्री, ये है हमारा 20 डिग्री दक्षिणी, ठीक है, तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पे हमारा प्रशांत महासागर है और यहाँ पे हमारा हिंद महासागर। तो यहाँ पे है टोंगा द्वीप, प्रशांत महासागर का टोंगा और यहाँ पे हिंद महासागर का मॉरिशस। तो ये दोनों एक ही अक्षांश पे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि किस जगह पे हैं दोनों। तो इसके लिए अगर एक लाइन यहाँ से है और एक लाइन यहाँ पे है, 2 लाइनें हैं, तो हम बता देंगे कि ये पोजीशन कहाँ है और ये पोजीशन क्या है, ठीक है। तो इसीलिए देशांतर की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए हम देखते हैं कि देशांतर की जरूरत हमारे लिए इतनी ज़्यादा जरूरी क्यों पड़ जाती है। देखिए देशांतर क्या होता है
किसी स्थान, ठीक है, किसी स्थान की प्रधान यमोत्तर से कोणीय दूरी, यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस की बात की गई है, अक्षांश पे भी एंगुलर डिस्टेंस की बात की जाती है। उसको हम आगे किसी एक अच्छे लेक्चर में लेंगे जिसमें केवल अक्षांश और देशांतर के टेक्निकल डिफिनीशन को ही हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे आज हम देखते हैं केवल एनसीईआरटी की डिफिनीशन, ठीक है। तो किसी स्थान की प्रधान यमोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। मतलब मान लीजिए ये हमारा जो है एक प्रधान यमोत्तर है, तो इसके सेंटर से अगर कोई एंगुलर डिस्टेंस ले, मतलब ये डिस्टेंस ले, एंगुलर डिस्टेंस ये वाला, ये तो कितना बनता है, तो यही उसका देशांतर होता है। और दो एंगुलर डिस्टेंस, दो देशांतर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट अगर ये रेखा कट करती है, तो यही अगर पैरेलल पॉइंट यहाँ पे कट करती है, तो इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। समान देशांतर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो ध्रुवों से होकर गुजरती है और यह उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, देशांतर रेखा कहलाती है, ठीक है। इसकी संख्या प्रधान यमोत्तर से पश्चिम की ओर 180 और पूर्व की ओर 180 होती है। मतलब टोटल देशांतरों की अगर हम संख्या देखें तो टोटल देशांतर होते हैं 360। वो कैसे होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। देखिए 0 डिग्री व 180 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी को दो समान भागों में बांटते हैं, पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध। तो क्या होता है कि हमारी पृथ्वी है, इसको बीच से काट दिया, बीच से दो भागों में बांट दिया, तो एक हो गया उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अगर इसको वर्टिकली हम डिवाइड कर दें, एक सेकेंड, अगर इसको हम वर्टिकली डिवाइड करें तो क्या होगा कि इस वाले रीजन को और इस वाले रीजन को, इसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध और इसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो ग्रीनविच जो है हमारा लंदन में एक प्लेस है ग्रीनविच, वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे ब्रिटिश राज की वेधशाला है, वहीं से डिसाइड किया गया कि जो रेखा ग्रीनविच से होकर जाती है उसी को जीएमटी बोल देते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। उसी को प्रधान यमोत्तर बोल दिया गया। ये ग्रीनविच से जाने वाली रेखा को ही हम प्रधान यमोत्तर कहेंगे। और प्रधान यमोत्तर से जितने भी पश्चिम में हैं उसको पश्चिमी देशांतर, और प्रधान यमोत्तर से जितने भी पूर्व में हैं उसको पूर्वी देशांतर कह दिया गया। और पश्चिमी, जिस तरह से हम अक्षांश के सामने उत्तर व दक्षिण लिखते थे, नॉर्थ साउथ लिखते थे, उसी तरह से अब हर एक देशांतर के आगे हमें पूर्व व पश्चिम लिखना पड़ेगा। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी थी, तो वो थी 111, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो गई, 111.32, ठीक है। और ये कहाँ है, यह भूमध्य रेखा पे है, यह इक्वेटर पे है। देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हो गई 111 किलोमीटर, लेकिन इसके बीच के रीजन को क्या कहेंगे, दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे गोरे। जी हाँ, गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि दो अक्षांश रेखाएं और दो देशांतर रेखाएं जब कट करती हैं तो उसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये जो रीजन बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। इसी के माध्यम से हम किसी एक स्थान का पोजीशन अच्छे से बता सकते हैं। कुल अक्षांश रेखाओं की, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। देखिए दो अक्षांश व दो देशांतर रेखाओं के बीच के बने क्षेत्र को ग्रिड कहते हैं, ठीक है। ये दो देशांतर रेखा और दो अक्षांश रेखा अगर कट कर रही है तो इसके बीच का ये जो क्षेत्र बन रहा है इसी को हम कहेंगे ग्रिड। यही है ग्रेडिक्यूल। इसी ग्रेडिक्यूल के माध्यम से हम किसी एक स्थान का बेहतर पोजीशनिंग कर सकते हैं, उसकी बेहतर स्थिति बता सकते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। देखिए हमारी पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है और इसे ही पृथ्वी की दैनिक अवधि कहते हैं, ठीक है। और वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और इस हिसाब से वह 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाएगी। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम टाइम निकालेंगे कि मान लीजिए हमारे यहाँ कितने टाइम जोन है, लंदन में कितना टाइम हो रहा है, हमारे यहाँ लंदन में जिस टाइम पे वो 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ कितने बजेंगे, तो वो सारी चीज़ों को हम इसके माध्यम से निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं वो भी हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रेडिक्यूल और देशांतर दोनों को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण जितनी रेखाएं खींची गई हैं और जो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल से होके जा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम देशांतर रेखा। और यहाँ पे देखिए ये सारी रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण खींची जा रही हैं, जो भूमध्य रेखा एक दूसरे के समानांतर है, यहाँ वो सारी रेखा देखिए भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में एक बात ये है कि देशांतर रेखाएं एक दूसरे को पोल पे कट करती हैं, ठीक है, पोल पे इंटरसेक्ट करती हैं या पोल पे ही जाके वो एक पॉइंट पे कोइंसाइड हो जाती हैं। सारी रेखाएं एक ही पॉइंट पे आके कोइंसाइड हो जाती हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं कभी कोइंसाइड नहीं होती। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के हमेशा पैरेलल ही रहती हैं, ठीक है, वह किसी एक पॉइंट पे जाके नहीं मिलती, जबकि देशांतर रेखाएं नॉर्थ साउथ पोल पे जाके एक बार मिल जाती हैं। तो दो अक्षांश और दो रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र बना यही है ग्रेडिक्यूल, इसी को ग्रेडिक्यूल बोलते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ग्रेडिक्यूल को दिखाया गया है, ठीक है।
आइए देखते हैं कि देशांतर और समय ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए जो समय का सबसे अच्छा मापक है वह है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति। ठीक है, इसमें सूर्य भी है। समय का सबसे अच्छा मापक पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति है। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त जो है यह प्रतिदिन होता है, अतः यह स्वाभाविक है कि समय का यह सबसे अच्छा मापक है। ऐसा नहीं कि आज सूर्योदय हुआ तो कल सूर्योदय नहीं होगा। तो सबसे अच्छा मापक अगर हम देखें कि पहले के लोग जो एंशियंट टाइम में लोग थे उनके पास तो घड़ियाँ नहीं थी, तो वह लोग टाइम का निर्धारण कैसे करते थे, तो वो अपने टाइम को इसी के अनुसार देखते थे कि सूर्य की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, प्लस हमारी परछाइयाँ जो बनती थी हमारी पृथ्वी पर। देखिए क्या होता था कि दोपहर के समय, ठीक है, दोपहर के समय जब सूर्य हमारे बिल्कुल ऊपर रहता था तो उस समय परछाई बिल्कुल बहुत छोटी बनती थी। लेकिन वही सूर्य अगर सूर्यास्त या सूर्योदय के समय होता था तो उसी सूर्य की परछाई, उसी सूर्य की किरणें जब हमारी इस पर तिरछी पड़ती थी, हमारे किसी ऑब्जेक्ट पे तिरछी पड़ती थी तो उसकी परछाई काफ़ी लंबी बनती थी। ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि हमारी परछाइयाँ काफ़ी लंबी बनती थी, तो उससे लोग पता लगाते थे कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर देखिए क्या होता था कि सुबह हुआ तो सुबह होने के बाद, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा इसकी किरणें जो सूर्य है ये मूव करते करते ठीक इसके ऊपर आता चला जाएगा, तो ये परछाई धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी। तो जब ये सूर्य ठीक इसके ऊपर आ जाएगा तो ये परछाई बिल्कुल छोटी हो जाएगी। अब फिर से जब सूर्य इधर इसके इस साइड, ठीक है, जाने लगेगा तो ये परछाई फिर से धीरे 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 बड़ी होने लगेगी। तो ये धीरे धीरे जब बड़ी होगी तो लोग कहेंगे कि हाँ ये शाम हो रहा है, और जब छोटी होगी तो बोलेंगे हाँ लोग सुबह हो रहा है। तो इसी तरह से लोग समय का मापन करते थे, क्योंकि पृथ्वी हमारी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है। ठीक है, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब घूमती है, इसीलिए जीएमटी, ये मान लीजिए ये जीएमटी है, तो जीएमटी पे जितने भी देश हैं, ठीक है, इन सारे देशों पे, इन सभी देशों पे किसी भी समय मान लीजिए जितने भी देश हैं तो इन सारे देशों पे एक ही समय पे एक ही टाइम रहेगा। लेकिन क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, इसलिए हम इस जीएमटी के पूरब में जितने भी देश हैं, ठीक है, जीएमटी से पूर्व में जितने भी देश हैं तो उन सारे देशों में जो टाइम होगा वह आगे रहेगा, लेकिन इसके पीछे जितने भी देश हैं वहाँ पे टाइम जो है पीछे रहेगा। तो क्या होगा, जैसे हमारा भारत है तो भारत की जो मानक रेखा है 82.5 डिग्री, वो हमारे इलाहाबाद के बगल में जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से होके पास होता है। बहुत सारे बुक में ये दे दिया हुआ है कि इलाहाबाद की नैनी से होके जाती है, यह बिल्कुल गलत दिया हुआ है। हमारी जो भारत की मानक रेखा है वह इलाहाबाद के बगल से मिर्ज़ापुर से होके जाती है। ये मैप में आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के इलाहाबाद की नैनी से पास ही नहीं होती है, वह रेखा 82.5 डिग्री मिर्ज़ापुर से ही पास होती है। तो आइए देखते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूर्णन करती है, इसीलिए जीएमटी 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान यमोत्तर के पूर्व में जितने भी देश हैं उन सारे देशों का टाइम जो है आगे रहेगा, और इसी जीएमटी के पश्चिम में जितने भी देश हैं उन सारे देशों का टाइम जो है पीछे रहेगा। देखिए हमें अलग अलग समय का मापन क्यों करना पड़ता है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अलग अलग समय का मापन क्यों करते हैं। देखिए अलग अलग यामोत्तर पर स्थित देशों की स्थानीय समय में अंतर होता है। ठीक है, जो स्थानीय समय होता है वहाँ का उसमें अंतर होते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिनका देशांतरी विस्तार काफ़ी अधिक होता है, वहाँ पे क्या होता है कि टाइम टेबल बनाना है, जैसे मान लीजिए ऑफिस, वहाँ पे बहुत सारे ऑफिस हैं तो वो कितने टाइम पे खुलेंगी, कब कब खुलेंगी, तो इन सारे चीज़ों की जो टाइम टेबल होता है उसको बनाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे मान लीजिए कि जो भारत है, ठीक है, ये मान लीजिए ये इंडिया है, तो ये इंडिया की अगर हम पोजीशन देखें तो यहाँ पे इंडिया का है द्वारका, ठीक है, द्वारका है, और यहाँ पे क्या है डिब्रूगढ़, ठीक है, अगर द्वारका से डिब्रूगढ़ के बीच की दूरी देखें तो यह काफ़ी अधिक है। तो अगर यहाँ से यहाँ पे कोई टाइम, अगर इन दोनों के बीच का यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, इसकी अगर टाइम देखें, यहाँ पे कोई आदमी है, इसका अगर टाइम देखें तो इन दोनों के बीच में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पे कोई ट्रेन चलेगी तो यहाँ पे कब पहुँचेगी, वह किस टाइम पहुँचेगी, तो ये एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि हर एक देश का अपना एक टाइम जोन होता है। जैसे भारत का क्या है कि भारत में यहीं पे 82.5 डिग्री को मान लिया गया कि 82.5 डिग्री की जो रेखा है वह भारत के मध्य से होकर जाती है, और वही भारत की टाइम जोन है, ठीक है, टाइम रेखा है, तो इसलिए यह काफ़ी आसान हो जाता है। इसीलिए हमें अलग अलग समय मापन करना पड़ते हैं, और इसीलिए हर देश जो है अलग अलग अपने लिए टाइम जोन और वो टाइम स्थानीय देशांतर समय रेखा को बना के रखे हैं। देखिए भारत की जो समय रेखा है, यहाँ पे वही पॉइंट जो मैंने इसके पहले बोला वही सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जो भारत की समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और यही है भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है, यही रेखा हमारे जो 82.5 डिग्री है 82.5, यही रेखा इलाहाबाद के बगल मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से और यहाँ पे मान लीजिए जीएमटी है 0 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का जो हमारे यहाँ जो जीएमटी है
जो यहाँ पे लंदन में जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम है और जो भारत का आईएसटी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इन दोनों के बीच में 5.30 मतलब 5 घंटे 30 मिनट का अंतर रहता है। ठीक है, तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर बहुत होता है, तो 82.5 डिग्री के डिफरेंस के कारण ही यह 5.5 घंटा आया है। देखिए इसके अलावा कुछ ऐसे देश हैं जिनका देशांतरी विस्तार इतना अधिक है कि वहाँ पर एक से अधिक मानक रेखाओं की आवश्यकता पड़ ही जाती है। जैसे देख लीजिए कनाडा है, बहुत ही लंबा है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, वह भी बहुत लंबा है। चाइना है, वह भी बहुत लंबा है। जैसे यूएसएसआर है, रसिया है। जैसे यूएसएसआर तो अब खैर नहीं रहा, 1991 के कोलैप्स के बाद तो यूएसएसआर टूट ही गया है, तो उसको रूस कहते हैं। ठीक है, तो वो रूस जो है, जैसे रूस क्या है कि रूस में अब 11 मानक समय रेखाएं हैं। ठीक है, अब 11 मानक समय रेखाएं क्यों है रूस में, क्यों नहीं एक से काम चला ले रहा है रूस? देखिए 11 मानक समय रेखाएं इसलिए हैं क्योंकि रूस जो है बहुत लंबा है, उसका देशांतरी विस्तार बहुत है, इसीलिए रूस को कुल 11 मानक समय रेखाओं में विभाजित किया गया है। पर पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया को 24, ठीक है, पूरी दुनिया को 24 मानक समय रेखाओं में विभाजित किया गया है, लेकिन रूस को अकेले 11। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा, इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि ग्रिड क्या होता है, ग्रेडिक्यूल क्या होते हैं, जोन क्या होते हैं, गोरे क्या है, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। देखिए इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं और आते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से रिवाइज करेंगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे फिर, और आप लोगों का जैसा भी सुझाव हो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते रहिए।